सभी को नमस्कार दोस्तों। और आज हम क्लास करेंगे इंडियन ज्योग्राफी परिणाम नोट्स की सीरीज। ये सीरीज आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 साथ ही साथ अदर स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2026 जैसे बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी है। और ये आपकी प्रीलिम सीरीज आपकी 2026 और 2027 दोनों ही ईयर के लिए कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि घटनाचक्र पूर्वालोकन जो 2025 का एडिशन है उसी के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं, जो 60-70 पेजों में एवरी सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट किया है। इससे पहले हम लोगों ने 2023 एडिशन की सीरीज चलाई थी, जिससे हजारों छात्रों का बेनिफिट्स हुआ था, तो इसे अपडेट करके लाया गया है। और साथ ही साथ आप जो है कि इस सीरीज की बाकी क्लास भी आप देख सकते हैं। जैसे इंडियन पॉलिटी मैंने 5 लेक्चर्स हो गए, सभी सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, 15 से 16 लेक्चर लगेंगे। हम लोगों ने वीक में 3 दिन एक सब्जेक्ट, वीक में 3 दिन दूसरा सब्जेक्ट, ऐसे पैरेलल लेकर चलेंगे। और इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स की जानकारी आप कहाँ से ले सकते हैं? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8527594636। यहाँ पर हमारी व्हाट्सअप टीम से आप मैसेज करके सारी इंक्वायरी ले सकते हैं, मैसेज करके, कॉल नहीं, ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह की जानकारी मिल जाएगी, सारी ये हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर आप मेंस की जानकारी लेना चाहते हैं नोट्स की, तो लक्ष्य भेद नोट्स के नाम से आप टाइप कर देंगे तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 इसकी कंप्लीट जानकारी सेम उसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में कल बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ों को समझा था इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जो हमारा सामान्य परिचय था। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में क्या आता है मुख्य रूप से कि भारत का जो भौतिक विभाजन, जैसे नदी, घाटी, पर्वत, पठार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थात भारत का जो लैंडफॉर्म्स है वो कैसा है, और साथ ही साथ वो किस किस क्षेत्र में कैसा है। जैसे दक्षिण भारत का लैंडफॉर्म्स कहता है, नॉर्थ ईस्ट का कैसा है, उत्तर भारत का कैसा है, पश्चिमी भारत का कैसा है। अगर आपको एक इमेज क्लियर कराऊं तो नॉर्थ ईस्ट का अगर आप देखोगे तो पहाड़ी क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है। उत्तर भारत के गंगा के मैदान वगैरह ये सब भी है, नदियों के मैदान है। पश्चिमी भारत में आपके रेगिस्तान, राजस्थान वगैरह के क्षेत्र ऐसे आ जाते हैं। साउथ इंडिया में आओगे तो प्रायद्वीपीय भारत की सिचुएशंस आती है। तो इस तरीके के हमारी जो डाइवर्सिटी है ये हम पढ़ रहे हैं। अब जैसे भारत के प्राकृतिक प्रदेश, क्योंकि हम ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, तो भारत को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी प्रदेश, यानी कि नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया। नेक्स्ट है उत्तरी भारत का मैदान। अब उत्तरी भारत का मैदान देखो, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी प्रदेश में जो आएगा रीजन, ये आपका पर्वतीय रीजन आएगा, हिमालय की रेंज आएगी, जिसमें शिवालिक वगैरह हो गए, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, ये सभी चीजें। बृहद हिमालय हो गए, जिसमें आप अलग अलग चोटियां पढ़ेंगे, जैसे कंचनजंगा पढ़ेंगे, केटू गाडविन आस्टिन पढ़ेंगे, कामेत पढ़ेंगे, त्रिशूल पढ़ेंगे, बहुत सारी चोटियां हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उत्तरी भारत का मैदान, उत्तरी भारत का मैदान जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, या फिर आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, जो नदियों के द्वारा विस्तारित किया गया, जैसे गंगा यमुना का द्वाब हो गया, उधर ऊपर सतलज, ब्यास, रावी, सिंधु का मैदान हो गया। तो ये सारी लोकेशन हम यहाँ पर देखेंगे। फिर भारतीय मरुस्थल, अब तीसरा पार्ट हमारा भारत का है भारतीय मरुस्थल। मुख्य रूप से भारतीय जो मरुस्थल है वो पश्चिमी भारत में, जैसे रेगिस्तान का क्षेत्र हो गया, कच्छ का क्षेत्र हो गया, जो गुजरात के एरिया में आता है, पंजाब के भी कुछ क्षेत्र होते हैं, दक्षिण पश्चिम पंजाब का होता है। तो इन सभी रीजन्स को हम कवर करेंगे। बाकी और भी जो जगह जगह रेगिस्तान के क्षेत्र होंगे मरुस्थल के, उन्हें भी कवर करेंगे भारत के अंतर्गत। देखो, एक इमेजिनेशन आपकी तैयार करानी मेरे को जरूरी है। फिर ये प्रायद्वीपीय पठार की बात करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार मतलब दक्षिण भारत का जो एरिया होता है उसकी बात करेंगे, और तटीय मैदान की बात करेंगे। कोस्टल रीजन जो इस समय 11,098 किलोमीटर हो गई, जिसमें जितने भी स्टेट आ रहे हैं, लगभग 9 स्टेट आते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो आ रही हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और आइलैंड्स की बात करेंगे। आइलैंड मतलब आपके अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया। हालांकि यूनियन टेरिटरीज तो ही है, लेकिन साथ ही साथ ये आइलैंड भी हैं। आइलैंड कौन होता है भाई? आइलैंड मेरे दोस्त, जो तीनों तरफ मतलब चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर पुदुचेरी तो आइलैंड नहीं है, क्योंकि पुदुचेरी एक तरफ लैंड से घिरा हुआ है, बाकी तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, या फिर दमन द्वीप हो गया। लेकिन आप लक्षद्वीप को देखिए, अंडमान निकोबार को देखिए, वो पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, यानी समुद्र के बीच में एक स्थित टापू है, जिसको हम सामान्य भाषा में आइलैंड बोल देते हैं इंग्लिश में। तो ये पूरा का पूरा जो है कि भारत का जो नेचुरल डिवीजन है, इसके बारे में बात हो रही है। आगे बात करते हैं कि एक जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आप वेगनर महोदय को पढ़ते होंगे, ठीक है। वेगनर महोदय ने क्या किया है, क्या रोल प्ले किया है? तो इन्होंने जो महाद्वीप आज निर्माण हुए हैं, जैसे आप उत्तरी अमेरिका बोलते हो, साउथ अमेरिका बोलते हो, या फिर पश्चिमी अमेरिका मतलब अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, जितने भी महाद्वीप आज आप देख रहे हैं, इनके कहने का मतलब था कि शुरुआती दौर में
हमारी जो पृथ्वी थी इसमें सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया, पैंजिया का नाम दिया था। एक पैंथालसा था जो सागर के रूप में था, एक पैंजिया था जो एक भूखंड के रूप में था, लैंड मास था। लेकिन समय के बाद धीरे 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 इसमें डिवीजन होने लगा और ये टूटने लगे, ब्रेक डाउन हुए। फिर इसके बाद पृथ्वी की घूर्णन के कारण, पृथ्वी के मैग्नेटिक पावर के कारण इनमें विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ। साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से इसमें और एक्सपेंड हुआ, जिसकी वजह से नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, साउथ अमेरिका अलग हो गया, भारत का महाद्वीप अलग हो गया, यूरोप अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ। ऐसी संरचनाओं पर इन्होंने थियरी दी कि भाई, इसी को इन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन का सिद्धांत किया। महाद्वीपों के विस्थापन का मतलब है कि सारे महाद्वीप अलग अलग जगह पे बिखरते चले गए। और ये जो सिद्धांत दिया था इन्होंने, ये 1912 में दिया था। कब दिया था? 1912 में वेगनर महोदय ने दिया था। और इस थियरी के अनुसार जो भारतीय स्थलखंड था वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जिसका विखंडन मध्यवर्ती मध्यजीवी काल में हुआ था एवं भारत का उत्तर की ओर विस्थापन हुआ है। अब आपके दिमाग में नहीं आ रही होगी, बातें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही होगी, तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कराता हूँ। देखो, अब इनके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है कि साहब, ये वाला जो हिस्सा अगर आप देखोगे, ये वाला, मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, चलो, हाँ, इनके अनुसार कहा रहा है कि सर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये कगार है और ये हिस्सा जो है कि आपका इस जगह पे फिट हो जाता है, इस जगह पे। इसको अगर इमेजिनेशन करोगे तो यहाँ पे आ सकता है। ये वाला हिस्सा देखो इस तरीके से, ये इसमें फिट हो जाएगा, ठीक। तो ये चीजें इसमें हो जाएंगी। ये जो भ्रंश होती है, रेड सी वाला होता है, ये इसमें फिट हो जाएगा। तो इनके कहने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री के नीचे वाला जो हिस्सा था, 0 डिग्री के, कौन सा, 0 डिग्री के जो नीचे वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, ये गोंडवाना लैंड कहलाता था। क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड कहलाता था। और धीरे धीरे जो है कि भारत का विस्थापन किधर होता चला गया? उत्तर की ओर होता चला गया, उत्तर की ओर होता हुआ चला गया है। और अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि भारत का विस्थापन और उत्तर की ओर हो रहा है। और कई जो ज्योग्राफिकल हैं, जो ज्योग्राफी का स्टडी करते हैं, साइंस की स्टडी करते हैं, ऐसे वैज्ञानिकों ने तो यह भी कह दिया है कि हजारों लाखों वर्ष के बाद ऐसी भी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है, अगर हम देखना चाहें तो, कि ये जो प्यारा भारत हमारा यहाँ दिख रहा है आज इक्वेटर के पास, ये धीरे धीरे हजारों साल बाद जो है कि यहाँ पर पहुँच जाएगा, जहाँ पे आज का रूस है, यूरेशिया है, मतलब कि साइबेरिया का पठार है, आर्कटिक बिंदु के पास पहुंच जाएगा, यानी कि बहुत ही ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाएगा। 1-2 दिन की बात नहीं है, लाखों वर्ष लगेंगे, इसमें लाखों वर्ष लग सकते हैं, करोड़ों वर्ष लगते हैं, क्योंकि ये पूरा एक प्रोसेस है जिसमें बहुत धीमे धीमे खिसक रहा है भारत। और यही वजह है कि ये भारत आपका जो पहले गोंडवाना का हिस्सा होकर दक्षिण में था, दक्षिणी महाद्वीप में, वो अब धीरे धीरे उत्तर की ओर जा चुका है। तो ये चीजें यहाँ पर इनकी अपनी थियरी है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है भारत का उत्तर की ओर विस्थापन हुआ। तो समझ में आया, उत्तर की ओर विस्थापन और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? वेगनर ने दिया है। कब दिया? 1912 में दिया। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और प्रश्न आया हुआ था कि जो मध्य ट्रैप की मोटाई, निम्न ट्रैप की मोटाई और ऊपरी ट्रैप की मोटाई। देखो, ये जो ट्रैप होता है ना, ये साउथ इंडिया से प्रश्न है, जो दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप है। चलो पहले मैं आपको मैप पर एक बार लोकेट करा देता हूँ सारी चीजों को ठीक से। जैसे जो बिगनर बच्चे होंगे उनको शायद ये चीजें ना समझ में आ पाए, तो उनके लिए भी हमें खास ध्यान रखना है। देखो मेरे प्यारे भाई, जब मैंने आपको कहा कि उत्तर और उत्तरी पूर्वी, यानी उत्तर और ये उत्तर पूर्वी, ये जो रीजन है ये हमारा हिमालयी रीजन है, इसको हमारा एक अलग पार्ट हो गया। फिर मैंने कहा आपको उत्तर भारत का मैदान, तो जो उत्तर भारत का मैदान मैंने आपको जो रीजन बताया वो क्या हो जाएगा? उत्तर भारत का मैदान कुछ ये वाला रीजन हो जाएगा, जिसमें ये नदियों के द्वारा विस्तारित मैदान है। फिर मैंने आपको एक रीजन बताया, क्या कि पश्चिम भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल का ये जो रीजन है ना, कुछ इस तरीके से आएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ वाले हिस्से में मरुस्थल बहुत कम है, ज्यादातर ये बॉर्डर वाले एरिया पे, क्योंकि थार वाला एरिया होता है, और इधर कच्छ के पास का मरुस्थल होता है। एक और मैंने आपको डिवीजन बताया, जिस डिवीजन का नाम था तटीय प्रदेश। तो तटीय प्रदेश में जो तटीय एरिया आते हैं हमारे, जो है कि ये जो 9 राज्य आते हैं, 9 राज्यों की जो बाउंड्री आती है, इनकी बात करेंगे। लेकिन वहीं पे मैंने आपको आइलैंड के बारे में बताया, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और एक पॉइंट बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बताया दक्षिण भारत का। कुछ इस तरीके से जो है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो है कि संरचना बनती है, एक ट्रायंगल शेप लेता है। कौन सा शेप लेता है? ये ट्रायंगल शेप ले लेता है, इस तरीके का कुछ पैटर्न होता है। और इसी के बारे में यहाँ पे जो ट्रैप है, यहाँ जो ट्रैप का मतलब हो गया कि ये आपका जो
ये आपका जो इस तरीके का जो दिख रहा है आपको प्रायद्वीपीय पठार, तो इसमें कुछ ट्रैप ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे, यानी इमेजिनेशन करो कि आप ऊपर की ओर उठ रहे हो यहाँ से। तो ये ऊंचाई के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा ट्रैप कब कब कितना कितना ऊंचा है, में ही पूछा जा रहा है। आ जाते हैं टॉपिक पे। अब यहाँ देखोगे अगर आप, तो मध्य ट्रैप की मोटाई कितनी होगी 1200 मीटर, निम्न ट्रैप की मोटाई कितनी होगी 150 मीटर, ऊपरी ट्रैप की मोटाई हो गई 450 मीटर। अब ये दो तीनों ही जो ट्रैप होते हैं वो दक्कन ट्रैप मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में पूछ रहा है। इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ है। अब ये जो कल्प वाली बातें हैं ये हम आगे जो है कि मैंने डिस्कस कर रखी है बहुत डिटेल के साथ, या तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में होगा या तो इसी में मिल जाएगा आपको कि किस तरीके से जो टाइम पीरियड का डिवीजन हो रहा था वो कैसे जो है कि आगे बढ़ता जा रहा था। तो दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक काल महाकल्प में हुआ और इसके अंतर्गत भी क्रिटेशियस कल्प आता है। इसमें भी देखोगे कि दक्कन ट्रैप की मोटाई उत्तर पश्चिम से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जा रही है। अब यहाँ पर देखो मुझे चाहिए मैप कि जिससे जहां पर जैसी जरूरत है मैं आपको बता सकूं। देखो प्रश्न ये बनता है स्टेटमेंट वाइज, ये प्रश्न बनते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है कि आपको पता है या नहीं पता है। जैसे दक्कन ट्रैप की मोटाई उत्तर पश्चिम से पूरब एवं दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जाती है। अब जरा इसकी बात करते हैं हम। ये दक्कन ट्रैप है आपका, ये वाला एरिया दक्कन ट्रैप है, राइट। अब दक्कन ट्रैप में क्या प्रश्न पूछा है, फिर से देखो, कह रहा है इसकी जो मोटाई है ना वो उत्तर पश्चिम से, अर्थात ये वाला जो एरिया होता है ये क्या हो गया, ये उत्तर पश्चिम हो गया। ये तो समझ में आ रहा है ना, अगर हम 4 डायरेक्शन बनाएंगे तो ये उत्तर पश्चिम का रीजन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ। ये वाला जो रीजन है उत्तर पश्चिम का जो रीजन है, यहां से अगर आप पूरब की ओर जाते हो या फिर दक्षिण पूरब, आप इस तरीके से डायरेक्शन समझ पा रहे हो कि नहीं, ये उत्तर पश्चिम का रीजन हो गया, ये दक्षिण पूरब का रीजन हो गया, ये पूरब का भी रीजन हो गया। इस ओर इसकी मोटाई कम होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। क्यों कम हो रही है, इसका एक प्रमाण यह है कि जितनी भी नदियां निकलती हैं वो सब इधर ढलान की ओर जाती हैं, क्योंकि पानी का नेचर क्या है, अपने ढाल की ओर प्रवाहित होना। इसका मतलब है कि इसकी मोटाई कम हो रही होगी, इसीलिए तो इसकी ढाल नीचे बन रही है। इसीलिए आप यहां से देखोगे अगर कोई नदी निकल रही है जिसका नाम गोदावरी है तो भी वो भी नीचे जा रही है, या फिर यहाँ पर जो है कि आपकी कृष्णा नदी भी अगर निकल रही तो वो भी नीचे जा रही है, यहाँ कहीं से अगर आपकी कावेरी नदी निकल रही तो ये भी नीचे जा रही है, और भी कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, ढाल है। ढाल होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मोटाई एवं ऊंचाई दोनों ही कम होती जा रही है। किसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा। इधर अगर ज्यादा होती तो मतलब इधर अगर कम होती तो नदियां इधर प्रवाहित होती, लेकिन ऐसा नहीं है, नदियां सारी की सारी पूरब की ओर प्रवाहित हो रही हैं। अब दिमाग में आएगा कि नहीं सर, हमने तो भरतपुजा जैसी नदी देखी है, हमने नर्मदा जैसी नदी देखी है, कुछ नदियां ऐसी है, मांडवी नदी देखी है जो कहीं ना कहीं पश्चिम में बहती हैं। तो इधर बहने वाली जो नदियां होती हैं वो सामान्यतः ऊंचाई पे नहीं बल्कि भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है, जहां पे दो पर्वतों के बीच में एक घाटी होती है, ये वाली, ये गड्ढा होता है, इसमें प्रवाहित होती है, तो इसको कहा जाता है भ्रंश घाटी। तो यहां पर ये डिफरेंस अलग हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। दक्कन ट्रैप की जो मोटाई है वो उत्तर पश्चिम से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जा रही है, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े। देखो ट्रैपों के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों एवं जंतुओं का जीवाश्म प्राप्त नहीं होता है, बिकॉज इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, ये भी कॉन्सेप्ट का ही प्रश्न हो जाएगा कि अगर आपने मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की तपस्या नोट्स की सीरीज देखी होगी यूट्यूब पर, जो मैंने लगभग 6-7 महीने पहले या 1 साल पहले मैंने कंप्लीट करा दी थी, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तपस्या नोट्स की सीरीज, वहां से आप एनवायरनमेंट की क्लास कंप्लीट कर लो, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लो। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की मैंने क्लास अपडेट कराई थी। हालांकि अब इसके नए नोट्स मैं तैयार करके जनवरी के बाद इस पे भी क्लास शुरू कराऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि पहले नोट्स को अपडेट करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये जो रीजन है ना भैया, ये जो रीजन है ये आपका जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। आपने पढ़ा होगा कि सर इसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, लेकिन आपने एक और चीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो जान लो, ये जो बेसाल्ट चट्टान आई तो यहाँ पे कैसे आई, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से आई है। किससे आई है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से आई है। अब इसमें क्या होता है, ज्वालामुखी नीचे से जो है कि लावा वगैरह दहन होता है, पृथ्वी के अंदर से लावा दहन होता है, बहुत सारी चीजें उसमें जल रही होती है, बहुत उसका टेम्परेचर होता है। तो इसमें कोई भी जीवाश्म अगर आ भी जाता है बाई मिस्टेक, चाहे वो जानवर हो, पशु हो, या फिर कोई पेड़ पौधे हो, इंसान हो, कोई भी आ जाएगा ना, वो सब जल के राख हो जाएंगे, इवन कि उनकी हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना टेम्परेचर होता है। तो जब राख हो गए, तो राख हो जाने की वजह से क्या यहाँ पे पादपों और जंतुओं का जीवाश्म हमें प्राप्त होगा, नहीं हो सकता,
क्योंकि ये तो जीवाश्म ही जल के खत्म हो गए। तो टेम्परेचर इतना होता है कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया में वो हर चीज को जला के राख कर देती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे थे नहीं, थे तो जरूर यहाँ पे पादप, वनस्पति, मनुष्य, जानवर सब रहे होंगे, लेकिन वो जल के ही राख हो गए, इसलिए इसके कोई हमें प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो एक और प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि क्या प्रायद्वीपीय चट्टानों में, बेसाल्टिक चट्टानों में क्या हमें जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं, तो हम कहेंगे नहीं सर, यहाँ पे किसी भी प्रकार के प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी प्रक्रिया के दहन की वजह से सारे के सारे जो है कि जीवाश्म जल के राख हो चुके होंगे, इसलिए यहाँ पर कोई प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। राइट, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं कुछ और। एक और कॉन्सेप्ट आता है, आपने सुना होगा अक्सर कि पाताल तोड़ कुएं। ये क्या होते हैं? पाताल तोड़ कुएं का मतलब ये नहीं है कि पाताल से जो है कि, जैसे आपने पुराणों में, महाभारत में, रामायण में या फिर अपने धार्मिक ग्रंथों की कहानियों में ऐसा जो है कि सुना होगा ना कि आकाश और पाताल में एक कर दूंगा। मतलब आकाश जितना ऊंचा है, पाताल उतना ही जमीन के नीचे गहरा है, ऐसा माना जाता है। ठीक है नहीं असल में, लेकिन पाताल तोड़ कुएं का मतलब कि जब पानी स्वतः निकलने लगता है कुआं खोदने के बाद, तो उसे पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम पाताल तक खोदते जा रहे हो, बस भाई 20, 25, 30 फीट अगर आपने खोदा, 40 फीट खोद दिया नीचे और पानी आने लगा बेहतर, तो उसे ही कहा जाता है पाताल तोड़ कुएं। इसीलिए इसको प्राकृतिक जल स्रोत कहा जाता है। अब जैसे कुछ लोग नहरों को खुदवाते हैं, कोई झील बनवाता है, कोई कुआं बनवाता है, तो वो प्राकृतिक नहीं होते, वो कृत्रिम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फायदा होता है कि ये सामान्यतः हिमालय की तराई में स्थित होते हैं। अब हिमालय की तराई में स्थित होने की वजह से जो हिमालय से नदियां जो निकलती है ना, जब वो तराई में विलुप्त हो जाती हैं, तराई के पास जो है कि, ठीक है, भाबर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ ये पानी का स्टोरेज बन जाता है एक तरीके से। और जब हम ऐसे क्षेत्रों में जब हम कुएं को खोदते हैं, तो वहां से पानी स्वतः निकलने लगता है, क्योंकि उसको जगह मिल गया पानी को आने के लिए। तो हिमालय के नीचे बहुत सारा जो ग्लेशियर वगैरह बैठा हुआ है, उसका ही ये पानी होता है, कोई अलग से पानी नहीं होता है। और यहाँ पर पहले कुआं खोदा जाएगा, फिर जल स्वतः निकलने लगता है। अब कहोगे कि सर ऐसा तो हमने गाँव में भी देखा है, हम तो गाँव में भी कुआं खोदते हैं, तो वहां पे भी पानी होता है। तो जरा एक बार याद करो कि आपने अगर अपने जीवन में रियल में कोई कुआं खोदते हुए देखा होगा, आपने ज्यादातर कुआं वो देखा होगा जो ऑलरेडी आपसे पहले खोदा जा चुका था। सही मायने में गांव में जो कुएं खोदे जाते हैं, तो जमीन में पानी होता ही नहीं है उस जगह पे जहां खोदे जाते हैं। उसमें दो जगह का पानी कंज्यूम होता है, या तो उसको मोटर से पानी एक बार भर दिया जाता है ताकि वो धीरे धीरे अपना पानी निकलता रहे, धीरे धीरे जमीन से जो भी हो सके। अदरवाइज सबसे ज्यादा उसका यूज होता है बरसात के पानी का स्टोरेज करने के लिए, वो पानी फिर यूज होने लगता है। आप देखो ना, गांव में जितने भी कुएं, कौन कुएं को ढक के रखता है? भाई बारिश का पानी भी उसी में जा रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का एसिड रेन हो रही है तो भी वो उसी में स्टोर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में जब कुआं खोदा जाता है, तो हिमालय के नीचे बनी जो नदियां हैं, बैठी नदियां, वो पानी जो है कि ऊपर की ओर फेंकने लगती हैं और ऐसा लगता है कि बोरिंग हो गई हो। तो स्वतः पानी निकलने की प्रक्रिया को ही पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। अब जैसे इसके प्रमाण भी हम आगे पढ़ेंगे जब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में इंक्लूड करेंगे। अभी तो हम भारत का केवल भौतिक विभाजन पढ़ रहे हैं, जैसे उसमें उत्तराखंड का नाम आएगा, हिमाचल प्रदेश का नाम आएगा, अरुणाचल प्रदेश का नाम आ जाएगा और जम्मू कश्मीर, लद्दाख का नाम आएगा। ऐसे क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के अनुसार कि किसका निर्माण कब कब हुआ है। अब जैसे अगर आप देखोगे, दक्कन ट्रैप हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, अरावली पर्वत हो गया, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ हो गया, ये क्या रीजन है? इनके जरा मैं लोकेशन के साथ आपको शेयर कर देता हूं। देखो ये जियोग्राफिकल टाइम पीरियड है जो हम पढ़ेंगे जरूर, मैं वहां पे बताऊंगा सारी चीजों को। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं, जो दक्कन ट्रैप है ना, ये वाला जो एरिया है, एक मिनट, ये वाला जो दक्कन ट्रैप का एरिया है, इसका जो टाइम पीरियड था, मतलब इसके बनने का जो समय था निर्माण, ये आपका कब बना है? ये क्रिटेशियस कल्प में बना है, क्रिटेशियस कल्प में बना है। फिर पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में क्या होता है, कुछ ये वाला रीजन आता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दक्कन ट्रैप और पश्चिमी घाट को एक मान लेते हैं। नहीं, दक्कन ट्रैप हमेशा जो है कि तट के समीप नहीं है, तट से थोड़ा सा दूर होता है, इसीलिए पश्चिमी घाट का रीजन ये बन जाता है। इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, जहां पे ये स्पेस मिल जाता है, ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया। और इसका जो निर्माण हुआ, ये कब हुआ है? ये सेनेजोइक में हुआ है। कब हुआ है? सेनेजोइक में हुआ है। इसके बाद अरावली पर्वत की बात करें, जो गुजरात के पालनपुर से होते हुए जो है कि लगभग यहाँ दिल्ली के एरिया को कवर करती है, हरियाणा के एरिया को भी। इस रीजन को अगर आप देखेंगे तो ये प्री कैम्ब्रियन होता है। अब एक वर्ड आपने सुना होगा कि सर मैंने तो कैम्ब्रियन भी सुना है, प्री कैम्ब्रियन क्या होता है? अभी बताता हूँ। देखिए, प्री कैम्ब्रियन का मतलब होता है जब जीवाश्मों की अनुपस्थिति थी, यानी कि जीवाश्म नहीं थे।
क्योंकि इस समय तक किसी भी पादप या मानव जाति का निर्माण नहीं हुआ था, इसीलिए जीवों का अस्तित्व था ही नहीं। इसीलिए कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन दो बड़े पीरियड होते हैं, फिर इन्हीं का डिवाइड आगे बढ़ता रहता है। जैसे प्री कैम्ब्रियन सबसे पहले आएगा, ठीक है, जिसको हम अजोइक कहते हैं, जिसमें सामान्यतः जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो क्या अरावली में जीवाश्म पाए जाएंगे? तो आप कहोगे नहीं सर, प्री कैम्ब्रियन में तो जीवाश्म था ही नहीं, तो अरावली में भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। लेकिन प्री कैम्ब्रियन के बाद जब कई हजारों साल बाद कैम्ब्रियन युग आता है, जहां पे पादप और मानव जाति का उद्भव हो जाता है। मानव जाति का मतलब पशु जाति, जिसमें चूहे, बंदर, बिल्ली, इंसान जो भी आ जाए, ये कैम्ब्रियन युग होता है। और इसके ही कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें मेसोजोइक पढ़ते हैं, क्रिटेशियस पढ़ते हैं, तमाम ऐसे पार्ट्स पढ़ते हैं जिसके अंतर्गत हमें जीवाश्म देखने को मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जरा मुझे बताना कैम्ब्रियन युग में बनने वाली संरचनाओं में क्या जीवाश्म होगा, तो आप कह सकते हो बिल्कुल सर जीवाश्म होगा, क्योंकि कैम्ब्रियन युग तक जीवाश्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। लेकिन उससे पहले जो प्री कैम्ब्रियन था, वहां पर जीवाश्मों की अनुपस्थिति थी, और इसीलिए अरावली पर्वत जो है कि इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। राइट। अब यहाँ पे एक और पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा, नर्मदा ताप्ती जलोढ़। अब देखो, नर्मदा नदी हो गई, ताप्ती नदी हो गई, सभी भ्रंश घाटी में बहती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे नर्मदा बह रही है, यहाँ पे ताप्ती बह रही है। तो इनका जो पीरियड्स है, रीजन है, ये आपका अत्यंत नूतन। अत्यंत नूतन का मतलब हो गया ये नवीन, ठीक है, ये नवीन पीरियड्स में काउंट होंगी। यही चीज मुझे आपको समझानी थी। आगे देखते हैं यहाँ पर। अब हम आगे पॉइंट की ओर चलते हैं। पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का भारत का सबसे प्राचीन भाग है। अब देखो दो बातें हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र एक स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था। जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है, जो बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, ये भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा माना जाता है, सबसे प्राचीन हिस्सा, और जो कि जीवाश्म से रहित है, जीवाश्म इसमें है ही नहीं। एक और स्टेटमेंट साथ में दिया है कि पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान और निर्गमन से के कारण हुआ है, यानी कि निमज्जन। अब इसको मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ाऊंगा। वैसे तो मैंने कॉन्सेप्ट की क्लास, जो तपस्या क्लास है, उसमें ऑलरेडी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया है। देखो, उत्थान और निर्गमन की जो प्रक्रिया होती है, ये पृथ्वी जनक जो बल होते हैं ना, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों से जो बल संचालित किए थे, उनके कारण होता है। उत्थान मतलब होता है जब किसी चीज का ऊपर उठ जाना, जैसे एज लाइक अ पठार। और निर्गमन का मतलब होता है जब वो कोई नीचे वहां पे घाटी बन जाती, जैसे आपके घरों में जो बेसिन होते हैं ना, सिंक होते हैं, जिसमें हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, उस तरीके को देखोगे तो बॉर्डर क्या है, उसके ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन बीच का हिस्सा जहां पानी गिरता है, टैप वाटर, वहां पे गड्ढा है। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्गमन हो गया। तो पश्चिमी घाट जो हमारा बना है, कुछ इसी तरीके से ऊपर नीचे करके बना है, जैसा मैप में दिखाया जाता है ना, एकदम एक लाइन के साथ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब उसकी एक्चुअल सिचुएशन देखोगे तो ऊपर नीचे कटा फटा बहुत सारी जो है कि उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं। तो ये पश्चिमी तट के निर्माण की बात की जा रही है। आते हैं मेघालय पठार की बात करते हैं। देखिए, मेघालय पठार जो आपका नॉर्थ ईस्ट का पठार होता है, ये दक्कन पठार का ही विस्तार होता है। कैसे कह सकते हैं हम, यहाँ पर अगर मैं एक संरचना बना दूं एग्जाम्पल के तौर पे, कुछ इस तरीके से भारत की, ठीक है, और यहाँ पे जो है कि आपका मेघालय का पठार वाला हो गया। तो ये जो दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार है ना, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का विस्तार यहाँ पे छोटा नागपुर पठार के पास था, और ये वाला जो मेघालय का पठार है, ये इसी का विस्तार है। बस ये भ्रंश घाटी जो मालदा गैप के नाम से जानी जाती है, उसकी वजह से ये अलग हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये अलग हो गया। एक लंबे समय के बाद ये अलग हो गया। तो मेघालय का पठार अलग हो गया, प्रायद्वीपीय पठार अलग हो गया। असल में ये इसी का विस्तार है, कोई पहाड़ी रीजन नहीं है। क्योंकि कई बार लोगों को गलत कंफ्यूजन हो जाता है कि यार नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादातर अराकान युमा की पहाड़ियां हैं, हिमालय की पहाड़ी है, शिवालिक की पहाड़ी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मेघालय के पठार को भी शिवालिक पहाड़ी का हिस्सा मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाए, क्योंकि वो असल में पठार है, पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, वो पठार है। और वो दक्कन के पठार का विस्तार है, जो मालदा गैप से अलग हो गया था। कश्मीर घाटी की रचना समभिन्नति में हुई है, गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है, और हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरोपीय प्लेट के अभिसरण से हुई है। अब यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा अगर समझाना चाहूँ, मैपिंग के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए जहां पर मैपिंग की जरूरत पड़ेगी वहां पर हमें यूज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर आपको कुछ पर्वत देखने को मिलेंगे। कुछ ये सारा रीजन क्या है, पर्वतों का रीजन है, ठीक है, ये सब पर्वत का रीजन है। असल में
हुआ क्या कि ये जो यूरोप की जो प्लेट आ रही थी ना, यूरेशिया प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाली प्लेट, और यहाँ से जो भारत की प्लेट आ रही थी, जब इनका आपस में टकराव हुआ, ये कुछ ज़्यादा दूर मैंने बना दिया, कुछ यहाँ पे जब टकराव होता है यहाँ पे इस तरीके से, तो इस टकराव की वजह से जो यहाँ पर पहले से ही मलबा था, वही मलबा किस में कन्वर्ट हो गया, वही मलबा आपके पर्वत श्रेणी में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे होता है, ये सारी की सारी जो है कि थियरी मैंने प्लेट टेक्टोनिक थियरी में पढ़ा रखा है, प्लेट टेक्टोनिक थियरी में पढ़ा रखा है। कहाँ पर मिलेगा सर हम इसकी क्लास देख सकते हैं? तो सर इसकी क्लास आप तपस्या नाम की एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाओगे तो उसमें मैंने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट, जियोमॉर्फोलॉजी, जियो क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, ये कंप्लीट मैंने वहां पर स्टडी कराई है। तो आप वहां से देख सकते हो कि कैसे इसका निर्माण हुआ है। क्लियर हो गया बात? तो इसीलिए इसमें ये लिखा हुआ है यह शब्द कि हिमालय की उत्पत्ति जो हुई है वो भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट के आपस में अभिसरण के कारण हुए, जिसको हम लोग कह सकते हैं मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे हो जाता है मोड़दार पर्वत? जब एक प्लेट यहाँ से टकराएगी, एक प्लेट इधर से टकराएगी और दूसरी प्लेट कुछ इधर से टकराएगी, तो यहीं पर भ्रंश नहीं होकर बल्कि जब आपस में टकराती है तो ऊपर उठ जाती हैं ये प्लेटें, और यही प्लेटें ऊपर उठ के मलबे को जमा देती हैं, जिसको हम ओरोगैनी प्रोसेस पढ़ सकते हैं, यानी पर्वत निर्माण प्रक्रिया। इसलिए यहां पर भारत के इन हिस्सों में पर्वत देखने को मिल जाते हैं। अब आगे चलते हैं, एक भारतीय रेगिस्तान की हम बात कर लेते हैं। भारतीय रेगिस्तान सामान्यतः जो है कि थार रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, और दुनिया में थार रेगिस्तान सबसे अधिक सघनतम आबादी वाला मरुस्थल है। अर्थात अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप कहोगे सर वहां तो बहुत मरुस्थल है, लेकिन वहां का अगर हम पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से जब देखते हैं, एरिया के हिसाब से, तो उतनी आबादी नहीं है जितनी भारत के थार मरुस्थल की है। ठीक है, तो इसीलिए भारत का जो थार मरुस्थल है, जिसको हम लोग भारतीय रेगिस्तान कहते हैं, राजस्थान में देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान में, पाकिस्तान बॉर्डर के पास देखते हैं, उसमें सबसे अधिक सघनतम आबादी पाई जाती है। अब यहाँ पे भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर है। अब कैसे है पश्चिमी किनारे पर? अगर आप यहां पर देखेंगे इस जगह को, आप देखो ना कि अरावली की जो संरचना जा रही है वो कुछ इस तरीके से जा रही है। ये तो कुछ ज्यादा चला गया उत्तराखंड तक। यहाँ पे ये अरावली की संरचना है, और इस अरावली की संरचना के अगर आप वेस्ट साइड में देख रहे हो तो यही भारतीय रेगिस्तान है। ठीक है, इसी को हम थार मरुस्थल भी कहते हैं। अगर आप थार मरुस्थल कहीं देख रहे हो, सुन रहे हो, तो कुछ और नहीं, यही होता है थार मरुस्थल। और ये एरिया पूर्वी हो जाता है। ठीक है, और इसी में एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी निकलती है यहाँ से, लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। इसकी विशेषता ये है कि ये समुद्र में जाके नहीं मिलती, बल्कि इसी रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है। निकलती है, कुछ दूर चलती है। ऊपरी लूनी नदी का जो पानी है वो मीठा है, दक्षिणी जो लूनी नदी है, मतलब इसी के दो पार्ट हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस तरीके से, तो आधा हिस्सा अगर मान लो, चलो मैं इसको थोड़ा सा और ठीक से बना दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। देखो, लूनी नदी मान लो कहीं से निकली हो इस तरीके से, ठीक, और लूनी नदी जैसे जैसे इस एरिया में देखोगे तो यहाँ पर मीठा पानी मिलता है, लेकिन कच्छ के पास पहुंचते पहुंचते यहाँ पे पानी नमकीन हो जाता है। तो इधर का पानी मीठा होता है और इधर का पानी नमकीन हो जाता है। और ये बड़ी अद्भुत इसकी विशेषता है कि एक ही नदी है लेकिन दो अलग अलग पानी की क्वालिटी रखती है। तो कई बार ये भी प्रश्न इसकी विशेषताओं के तौर पर पूछा जाता है, तो आपको अगर पता रहेगा तभी आप करोगे। अच्छा, क्या मैंने आपको बताया कि ये सर जो अरावली पर्वत है ना, इसके पश्चिम में ही ये मरुस्थल स्थित है। आज और टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा कि अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है। लूनी एकमात्र सबसे बड़ी नदी है, और प्रति वर्ष यहाँ पे 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी सामान्य भाषा में उसे बोला जाए तो 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 150 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यही हो जाता है। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक और पॉइंट इसमें चर्चा में, केरल का कुट्टानाड। ये अगर देखा जाए तो भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, मतलब सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र। जैसे अगर हम बात करें ऊंचाई की बात, तो ऊंचाई को सामान्यतः नापा जाता है कहाँ से? समुद्र तल से। अब आप अगर यूपी में रहने वाले हैं, उत्तर भारत के किसी भी राज्य में रह रहे हैं, तो जरा समुद्र तल से आप ऊंचाई देखोगे तो बहुत ऊंचाई देखने को मिलेगी। कैसे पता चलेगा सर? क्या हम समुद्र तल से ऊंचाई नापेंगे? नहीं। आप अक्सर ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं, स्टेशन पर उतरते हैं, तो स्टेशन पे बोर्ड लगा होता है किसी भी रेलवे स्टेशन का, 3-4 बातें लिखी होती हैं। पहली चीज
3 अलग-अलग लैंग्वेज में स्टेशन का नाम लिखा होता है। उत्तर भारत का मैं बता रहा हूँ। उर्दू में लिखा होता है स्टेशन का नाम ताकि मुस्लिम पॉपुलेशन उसे समझ सके। हिंदी में लिखा होता है और इंग्लिश में लिखा होता है और साइड में कॉर्नर पे बोर्ड के नीचे लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, यानी उस स्टेशन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो जब आप समुद्र तल से ऊंचाई कुट्टानाड की नापते हो ना, तो पूरे भारत में सबसे कम ऊंचाई पर होता है, यानी सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है और इस रीजन को धान का कटोरा भी कहा जाता है। अब धान का कटोरा का मतलब यह नहीं है कि केरल में या इस क्षेत्र में सबसे अधिक धान होता है, नहीं, एरिया के हिसाब से पर किलोमीटर या पर हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ पे धान की उत्पादकता ज्यादा होती है, इस वजह से भी इसको धान का कटोरा भी कह देते हैं। राइट, यहां तक बात हो गई। अब चलते हैं भारत की चट्टान प्रणाली। तो आगे देखते हैं हम लोग भारत की चट्टान प्रणाली। देखो यहाँ से अभी मैंने कल लाइव सेशन लिया था, तो उसमें एक एस्पिरेंट ने पूछा था कि सर क्रोनोलॉजी के पार्ट हमें याद नहीं होते हैं। अब देखो क्रोनोलॉजी के पार्ट आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना, तब समझ में आएगा कहाँ कहाँ से क्रोनोलॉजी पूछी जाती है और उस पर काम कैसे किया जाता है। अब जैसे ये क्या, ये भी एक क्रोनोलॉजी का पार्ट है। कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, कोडप्पा को ऊपर रख देगा, धारवाड़ को नीचे कर देगा, या गोंडवाना को ऊपर रख देगा, विंध्यन को नीचे कर देगा। तो यहाँ पे वो आपके माइंड का टेस्ट लेना चाहता है कि क्या आपको इतनी बारीक नॉलेज है या नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे पुरानी चट्टान मानी जाएगी वो आर्कियन चट्टान मानी जाएगी। इसके विखंडन के बाद धारवाड़ चट्टान बनती है। अब देखो आर्कियन चट्टान का विस्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे बरसात हो रही है, हवा चल रही है, पानी बरस रहा है, तमाम चीजों की वजह से जो क्षरण होता है चट्टानों में, उसके बाद नई नई चट्टानों का मतलब कि निर्माण होता है, उसे ही कहा जाता है एक अलग प्रणाली। तो आर्कियन के बाद किसका निर्माण हुआ? धारवाड़ का हुआ। धारवाड़ में क्षरण हुआ तो कुडप्पा का हुआ, कुडप्पा में क्षरण हुआ तो विंध्यन का हुआ, विंध्यन में क्षरण हुआ तो गोंडवाना का हो गया। तो ये क्रोनोलॉजी है। अगर आपने इसको ऊपर नीचे कर दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी एग्जामिनर पूछ सकता है कि भैया भारत की जो चट्टान प्रणाली है उसकी क्रोनोलॉजी आप सेट कर दीजिए। तो सेट करने का मतलब हो गया आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्यन और फिर गोंडवाना। राइट। अच्छा, धारवाड़ में क्या होता है? धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। धारवाड़ में अगर आप देखोगे तो धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। विंध्यन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर मिलते हैं, ये सभी प्रकार के हमें मटेरियल मिल जाते हैं। गोंडवाना में अगर आप देखोगे तो बिटुमिनस कोयला मिलता है। क्या मिलता है गोंडवाना में? बिटुमिनस कोयला मिलता है। क्लियर हो गया। अब और आगे हम बात करते हैं तो भूगर्भिक समय मापक के अकॉर्डिंग भारतीय चट्टानों का जो क्रम है वो सबसे पहले आर्कियन है, फिर पौराणिक होती है, फिर द्रविडियन होती है, फिर आर्यन युग होती है। हालांकि इसका विभाजन टीएस हॉलैंड के द्वारा किया गया था। वैसे जो ज्योग्राफिकल के द्वारा किया था, ज्योग्राफिस्ट के द्वारा, तो आर्कियन के बाद सीधे वो धारवाड़ पे आते हैं, फिर कुडप्पा पे, फिर विंध्यन, फिर गोंडवाना। लेकिन टीएस हॉलैंड ने आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन युग, तो इसी को एक नए नामकरण के साथ प्रेजेंट किया है। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां पर देखते हैं गंगा के मैदान को भू अभिनति गर्त यानी कि जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया। गंगा के मैदान को भू अभिनति गर्त अर्थात जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया। ये प्रश्न पूछता है, डायरेक्ट पूछता है गंगा का जो मैदान है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो भारत का भौतिक विभाजन जो था उसके अंतर्गत हमने सारे रीजन्स को एक्सप्लोर किया। अब हम उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम जो भी बेसिक चीजें पढ़ रहे थे वो इसके अनुसार हम लोग बस प्राकृतिक प्रदेश एक पहला चैप्टर था, उस पर हमने कवर किया इस मेन चैप्टर के अंतर्गत। अब प्राकृतिक प्रदेश के बाद जो हमने ये डिवीजन किया ना, उत्तर का भारतीय मैदान या पूर्वी प्रदेश या ये सब चीजें, अब इसको पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे हम लोग। तो क्या हम पढ़ेंगे? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब पर्वतीय प्रदेश का मतलब जिसमें हम सारी पर्वत श्रेणियों को पढ़ेंगे, चाहे वो काराकोरम हो, लद्दाख हो, जास्कर हो, जिसको हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, या फिर हमारे जो नवीन मोड़दार हिमालय हैं जिसमें आपके लघु हिमालय, बृहद हिमालय, शिवालिक की चट्टानें, अराकान युवा, ये सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। देखिए पहले तो आपके सामने एक क्या देखने को मिल रहा है, एक इमेज देखने को मिल रही है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पता है क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर पीर पंजाल किस में आती है, पीर पंजाल की श्रेणी किस में आती है। ये बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है। देखिए अब यहां पर आपको समझना है, ये भारत का नक्शा जो आपको दिख रहा है, भारत के नक्शे में अगर मैं यहां पर इस तरीके का जो आपको भारत का नक्शा ये हमारा दिख रहा है, प्यारा भारत जो एक दिख रहा है इस तरीके का। अब यहां पर अगर आप देखोगे कि संरचना की बात करोगे, सबसे ऊपर देखने को मिलती है काराकोरम रेंज, ठीक है, उसके नीचे आपको देखने को मिलती है लद्दाख रेंज और उसके नीचे आपको मिलती है जास्कर रेंज। ये तीनों ही रेंज जो है किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं? तो ये तीनों रेंज आपकी आ जाती हैं ट्रांस हिमालय। किस नाम से हम इसको जानते हैं? ट्रांस
हिमालय की रेंज कहा जाता है इसको। तो काराकोरम श्रेणी हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गया, जास्कर श्रेणी हो गया, ये तीनों ही ट्रांस हिमालय की रेंज के अंतर्गत जानी जाती हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं कलर चेंज कर रहा हूं। यहां से ही एक छोटी सी एक और रेंज निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं बृहद हिमालय, ठीक है। ये हालांकि इमेज में पूरा मिल गया था, कोई बात नहीं। इसके बाद एक और छोटी छोटी रेंज आती है जिसको हम लोग लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके ही अलग अलग नाम आपको नेपाल वगैरह में देखने को मिलेंगे। और सबसे लास्ट में आती है शिवालिक रेंज। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि सर पीर पंजाल किस में आती है। तो पीर पंजाल की जो श्रेणी है ये लघु हिमालय में आती है। किस में आती है? ये मुख्य रूप से लघु हिमालय में आती है, या इसी को हम मध्य हिमालय का नाम भी दे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर आपकी बृहद हिमालय, फिर आपकी लघु हिमालय, फिर आपका शिवालिक रेंज होती है। तो पीर पंजाल की श्रेणी लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत पाई जाती है। बात यहां तक क्लियर हो गई होगी। इसके ऊपर एक पामीर गांठ आपने सुना होगा जो तिब्बत में पाई जाती है। पामीर गांठ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे तीनों ही हिमालय का मिलन होता है एक तरीके से। इधर आप देखोगे चाइना की तरफ कुनलुन पर्वत होता है, पाकिस्तान की तरफ अगर आप देखोगे तो हिंदुकुश पर्वत होता है, और ऊपर हमारा हिमालय होता ही है। ऐसा थोड़े कि हिमालय बस भारत के अंदर ही विस्तारित होता है भाई, जो ट्रांस हिमालय होता है वो सारा का सारा जो है कि ऊपर विस्तारित है। तो पामीर नॉड जिसे हम लोग कहते हैं, पामीर की गांठ कहते हैं या पामीर की छत कह देते हैं यहाँ पर। तो इसके तरफ अगर आप देखोगे पश्चिम की तरफ हिंदुकुश पर्वत है जो सामान्यतः जिसका विस्तार पाकिस्तान और पीओके में और साथ ही साथ आपके अफगानिस्तान में भी देखने को मिलेगा। कुनलुन पर्वत की बात करेंगे तो चीन तिब्बत वाले रीजन में आ जाता है। नीचे अगर आप देखोगे तो काराकोरम श्रेणी होगी, लद्दाख श्रेणी होगी, जास्कर श्रेणी होगी, और इसके बाद यहां पर मैंने आपको बताया बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब आपसे एक प्रश्न पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा? ये भी क्रोनोलॉजी पूछा जा सकता है। क्रोनोलॉजी के तौर पे पूछा जा सकता है आपसे एग्जामिनर के द्वारा कि जरा इन ट्रांस हिमालय का क्रोनोलॉजी सेट करो। सबसे ऊपर आपको काराकोरम श्रेणी याद करनी है, फिर लद्दाख श्रेणी याद करनी है, फिर जास्कर श्रेणी याद करनी है। फिर उसके बाद भी अगर पूछता है तो बृहद हिमालय है सर, फिर उसके बाद लघु हिमालय या मध्य हिमालय है, और फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय के नाम से है। पीर पंजाल किस में पाया जाता है? तो लघु हिमालय में पाया जाता है। किस एरिया में पाया? तो सामान्यतः पंजाब वगैरह थोड़ा सा विस्तार होता है, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के रीजन में। तो इसीलिए मैंने इसको क्रोनोलॉजी के बेस पे नॉर्थ टू साउथ फिट कर दिया है कि अगर इन छयों को मिला दिया जाए, ट्रांस हिमालय और साथ ही साथ आपके जो हमारे मोड़दार पर्वत है हिमालय, उनकी अगर संरचना एक साथ मिलाकर पूछी जाए तो सबसे ऊपर सर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक। ये 6 रेंज पूरी एक साथ आपको क्रोनोलॉजी के साथ याद होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब जरा इसमें और पूछा जाता है कि ये किन युगों में इसका निर्माण हुआ है। तो जो बृहद हिमालय होता है ना, इसका निर्माण ओलिगोसीन युग में होता है। इसके बाद कई हजारों साल बाद आता है मध्य मायोसीन युग, और इसी में जो है कि आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय होता है। तो मध्य से ही आप मिलान कर सकते हो, मध्य हिमालय यानी मध्य मायोसीन युग। और इसके हजारों साल बाद एक प्लायोसीन नाम का युग आता है। इसी में आपके शिवालिक हिमालय का जो है कि निर्माण होता है, और ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। सबसे बाहरी श्रृंखला का मतलब ये वाला। इसके बाद कोई भी हिमालय की श्रृंखला आपको देखने को नहीं मिलती है। फिर आपका गंगा यमुना के द्वाब का क्षेत्र आ जाता है, यानी कि उत्तरी भारत का मैदान क्षेत्र आ जाता है। हिमालय नहीं, मैदानी क्षेत्र आ जाता है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। और एक और बात ध्यान रखना, ये जो आप ओलिगोसीन पढ़ रहे हो, मायोसीन पढ़ रहे हो, प्लायोसीन पढ़ रहे हो, ये तीनों का युग जो था वो टर्सरी काल था मेरे भाई। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बृहद हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ या किस काल में, और ऑप्शन में ये ना दे के ये दे देता अगर टर्सरी, तो आपको यही लगाना होगा टर्सरी। जैसे ये मान के चलो ना, जैसे कई सारे काल डिवाइड हो रहे हैं, तो जब टर्सरी की बात आती है तो इसके 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, जिसमें आपका ओलिगोसीन आता है, मायोसीन आता है और प्लायोसीन आता है। तो अगर ऑप्शन में ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन नहीं है तो आपको टर्सरी पे भी टिक लगाना पड़ेगा, राइट। और अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति तो हिमालय से भी पहले हुई थी, इसलिए यहां पर क्रिटेशियस हिमालय, क्रिटेशियस टर्सरी काल लगाना है, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज था कि धीरे धीरे क्रिटेशियस का पीरियड कंप्लीट हो रहा था और टर्सरी का पीरियड जो है कि आ रहा था। तो ये हो गया आपका हिमालय और ट्रांस हिमालय की संरचना का टाइम पीरियड हो गया। यहां तक ओके है आपका। चलो अब हिमालय श्रृंखला के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हमें हिमालय की श्रृंखला में देखने को मिलती है। देखिए, हिमालय की श्रृंखला में अगर हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जब आपस में टक्कर होता है तो
क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हिमालय श्रृंखला का निर्माण हुआ। लेकिन एक और बात याद रखना कि हिमालय श्रृंखला स्थिर नहीं है, हिमालय श्रृंखला का आज भी ऊंचा हो रहा है, यानी कि विस्तार हो रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है जो भूकंप वगैरह आते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कहती है, जब पृथ्वी के अंदर की प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में कंपन पैदा होता है और वही जो है कि भूकंप का रूप ले लेता है। तो आज भी आपकी भारतीय और यूरेशियन प्लेट आपस में टकरा रही हैं और इस वजह से ही धीरे धीरे करके हिमालय की पर्वतों की ऊंचाई और बढ़ती जा रही है। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो नेपाल में स्थित है, उसकी ऊंचाई 8048 मीटर जो है कि मानी जाती है, लेकिन अब वो बढ़ के 8849 या 50 के आसपास पहुंचती जा रही है। तो ये जो 1 मीटर का विस्तार हो रहा है, 1 मीटर में 3 फीट लगभग आ जाता है, 3.5 फीट, ये जो 1 मीटर का जो विस्तार आपने देखा, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है कि पर्वतों की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है और ऊंचाई बढ़ने का मतलब हो गया कि उनमें निर्माण हो रहा है, तभी तो ऊपर बढ़ रहे हैं। उनकी कोई ऊंचाई ऐसे थोड़े बढ़ जाएगी जब तक नीचे बेस नहीं तैयार होगा। तो बेस तैयार होने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं पर्वतों में जो प्लेटें हो रही है वो आज भी टकरा रही हैं। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा, यहां से जो हिमालयी नदियां निकलती हैं वो सतत वाहिनी होती है। क्या होती है हिमालयी नदियां? सतत वाहिनी होती है, यानी कि सदा बहने वाली नदियां होती हैं। और हिमालय अपनी अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अब ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि सर ये कैसे हो सकता है, तो आइए हम इसको समझते हैं। देखिए, यहां पर जब भी आपने ये रीजन पढ़ा होगा जियो क्लाइमेटोलॉजी में, नहीं पढ़ा है तो मेरी क्लास जाके देख लेना। यहां से जब दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा एंट्री करती है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जब वर्षा एंट्री करती है तो इस तरीके से इसकी कई धाराएं होती हैं और इसी में एक धारा होती है जो इसी के नीचे से निकल जाती है इस तरफ बंगाल की खाड़ी से होते हुए, और यहाँ सिंट्रैक्शियल बेंड से बेंड होकर एक धारा तो इधर चली जाती है और बाकी धाराएं कुछ इस तरफ चली जाती हैं, इस तरफ। तो यहाँ ऊपर के साइड में ये जो बारिश का रीजन है ना, ये आपकी असल में इनकी ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? यही तो हो रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हिमालयी नदियां सतत वाहिनी तो है ही हैं, 12 महीने जो है कि इनमें पानी रहता है, और हिमालय की अधिकांश वर्षा जो प्राप्त होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। इसको याद रख लेना, ये स्टेटमेंट में प्रश्न बनेगा, फिर आप कंफ्यूज होते हो कि सर कहाँ से प्रश्न आ गया। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो उन बातों को, जो मैं समझा रहा हूँ उन्हें भी समझने का प्रयास करो। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपका तो प्लीज आप लोग कॉमेंट करिए, वहां पर मैं रिप्लाई देता हूँ, वहां पर सारी चीजों को और बेहतर तरीके से बताता हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं कोई रिप्लाई मिलता है, सभी को रिप्लाई मिलता है, तो इसलिए आप वहां पर देख सकते हैं। अब हम और आगे आते हैं कि अगर एक और पॉइंट, हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होने पर क्या होता है। कई बार ऐसा ही प्रश्न आता है ना अप्लाइड, ये स्पेशली यूपीएससी में प्रश्न बनता है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां अगर नहीं होती तो क्या होता है। तो भैया आपका जो ऊपर रूस, चाइना, ये जो साइबेरिया की जो ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं साइबेरिया रीजन से, यहाँ से आने वाली शीत लहरों का प्रभाव अधिक रहता है। तो जो आज हमारे यहाँ जो सर्दियां जो होती है ना 2 महीने की, आपको लगता है नवंबर लास्ट शुरू होता है और जनवरी लास्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी दिसंबर जनवरी बस ये रहती है, वो सर्दियां कम से कम 5 महीने आराम से रहती है, यानी सितंबर से ही उनका प्रभाव शुरू हो जाता और लगभग वो मार्च अप्रैल तक आराम से बनी रहती है, यानी 5-6 महीने तो आराम से बनी रहती। अगर ये हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का प्रभाव अधिक समय तक रहता और साथ ही साथ सिंधु और गंगा का मैदान जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता, और जलोढ़ मृदा से वंचित रह जाता तो हमारी जो कृषि प्रधान क्षेत्र की विशेषता है वो सीमित हो जाती, यानी हम कृषि प्रधान देश नहीं बन पाते, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाता, हमारे यहाँ भुखमरी का संकट हो जाता। होता कि नहीं होता? तो ये वाली बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। अब आते हैं हम उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। तो चलो इसकी संरचना को पूरा समझते हैं। जैसे इमेजिनेशन करनी है आपको, ठीक है, ध्यान देना, इमेजिनेशन की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर मैंने आपके लिए एक प्यारा सा हिमालय बना दिया, कुछ इस तरीके का, चलो ठीक से बना देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का हिमालय बना दिया मैंने, ठीक है। ये पर्वत चोटियां हैं और इसी पर्वत चोटियों से एक नदी निकल रही है आपकी, कोई भी नदी मान लो, गंगा मान लो, यमुना मान लो, सिंधु मान लो, झेलम, सतलज, जो भी, वो नदी जब निकलती है ना, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो धीरे धीरे आते आते क्या करती है, अपने साथ जो पर्वत में छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं ना, उन्हें भी बिखेरते हुए चलती है, उन्हें भी काटते हुए चलती है, उद्भेदन करती है, दरार करती है उसमें,
यानी उनको भी तोड़ते हुए चलती है। और जाहिर सी बात है, पत्थर हैवी होने की वजह से, साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाते हैं, नदियों के पानी से भी तेजी से, और वो एक रीजन पे आके इकट्ठे होने लगते हैं, एक ही जगह पे। ऐसी एक जगह आती है जहां पे वो इकट्ठे हो जाते हैं। यहां पर नदी क्या करती है, इन पत्थरों के बीच में से जहां भी सुराख मिलता है वहां से होकर चली जाती है नीचे की ओर, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं पा रही है, क्योंकि ऊपर तो एक पर्वत, बहुत पत्थरों का ढेर लग गया। तो नीचे आके क्या होता है, यहां पर सामान्यतः नदियां क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। और विलुप्त हो जाने के साथ साथ ऐसे रीजन को ही हम भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर। और ये क्या कर रहा है, उप हिमालय क्षेत्र के सारे, उप हिमालय का मतलब हो गया शिवालिक रेंज की बात कर रहा है, जो उसके नीचे तो कोई पर्वत नहीं है, तो शिवालिक रेंज के नीचे जो बड़े बड़े पत्थर कई जगहों पे इकट्ठे होते हैं उन्हें हम भाबर का रीजन कहते हैं, जहां पे नदियां सामान्यतः विलुप्त हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि नदियां किस क्षेत्र में विलुप्त होती हैं, भाबर में होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे अंदर ही अंदर नदियां जो है कि आगे प्रवाहित होती हैं, और आगे प्रवाहित होते हुए फिर ये तराई वाले रीजन में क्या होता है, सामने ऊपर दिखने लगती हैं। यानी पत्थर वाले क्षेत्रों से निकलती हैं भाबर से, और तराई में आके ऊपर आ जाती हैं, जो कि वहां पे एक दलदल तैयार कर देती हैं। फिर और आगे जाती है तो बांगर वाले क्षेत्रों में आती है, बांगर जो कि जलोढ़क मृदा तो नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन कम उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ नहीं आती। फिर और आगे जाते हैं तो नीचे के एरिया में जब पानी भर जाता है घाटी उटी में, तो ये पूरा रीजन ऐसा हो जाता है, समतल मैदान में नदी पूरी भर जाती है और ये खादर हो जाता है, जो कि बाढ़ युक्त क्षेत्र होता है। तो कई बार आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि अगर मेरे मित्रों कि नॉर्थ से साउथ की ओर अगर आपको चलना है तो सबसे पहले जो रीजन मिलेगा वो भाबर मिलेगा, फिर तराई वाला क्षेत्र मिलेगा, फिर बांगर वाला क्षेत्र मिलेगा, फिर खादर वाला क्षेत्र मिलेगा। अब मैं आपको जरा सा एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, क्योंकि सर हमारे दिमाग में बैठ नहीं पा रही ये चीज। चलो आ जाओ, यहां पर मैं समझाता हूं आपको, आपके दिमाग में बैठने की चीज। ये नेपाल दिख रहा है, यहाँ पे आपको पर्वत दिख रहे हैं, पर्वत तो पता ही है, ये सारा रीजन पर्वत का ही है। लेकिन यहाँ पे हम इसे तराई बेल्ट बोलते हैं। तराई बेल्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं पे आपको भाबर रीजन ऑलरेडी मिल चुका है, यहाँ पे, यहाँ कहीं भाबर रीजन होगा, ठीक है। और ये हम नॉर्थ से साउथ की ओर चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ कहीं भाबर रीजन होगा, जहाँ पे नदियां जो है कि निकलने के बाद इसमें विलुप्त हो जाती होंगी। फिर धीरे धीरे जब तराई के मैदान से आगे बढ़ते हैं, तराई के मैदान से हम कहाँ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तराई से जब हम नीचे बढ़ते हैं तो हमें एक रीजन मिलता है बांगर नाम से। किस नाम से मिलता है हमें, बांगर नाम से मिलता है, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, जहां पे कोई भी प्रकार की बाढ़ नहीं आती। लेकिन उसके नीचे और हम आगे आते तो हमें खादर का रीजन मिल जाता है। और खादर रीजन ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं गड्ढा युक्त होता है, और इसी रीजन में फिर आप देखोगे सबसे ज्यादा क्या होती है, बाढ़ होती है। चाहे वो पूर्वी यूपी हो या फिर मध्य यूपी हो जाए या फिर आपका बिहार का रीजन हो जाए, तो यहाँ पे बाढ़ मिलती है। तो अब आपसे अगर एक क्रोनोलॉजी के तौर पे मैं पूछूं तो सर सबसे पहले तो हमें मिल गया भाबर। क्या मिला, भाबर, जो कि उप हिमालय के सहारे लगा हुआ था। भाबर के नीचे सर हम थोड़ा सा और आते तो नेपाल के और यूपी के बॉर्डर पे तराई रीजन मिलता है। उसके नीचे और हम आते हैं सर तो हमको मिलता है बांगर, जहां पे बारिश बहुत कम होती है और नदियों का पानी सामान्यतः एकत्रित नहीं होता, बाढ़ नहीं हो पाती है क्योंकि ढलान युक्त होता है। इसके नीचे सर हम और आते हैं तो हमें एक खादर नाम की जगह मिलती है, जहां पर ही हमको क्या देखने को मिल जाती है, बाढ़ देखने को मिल जाती है। तो ये जो क्रोनोलॉजी है वो क्या है, नॉर्थ टू साउथ है। समझ में आ गई ये पूरी स्ट्रक्चर, ये समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरीके से इमेजिन कर सकते हो आप पूरी नदियों के, पूरे पर्वतीय क्षेत्रों के। देखिए इस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि केवल आपको रटना ही नहीं है बल्कि चीजों को समझना भी है। तो वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ में चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और दोस्तों के भी साथ शेयर करो कि इस तरीके से घटना चक्र शॉर्ट नोट्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको इजीली सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। अब कुछ लोगों को डाउट लगेगा सर ये घटना चक्र है भी कि नहीं, तो भैया किताब में जाइए, अगर आपके पास है सेम चैप्टर डालिए, सेम इसी तरीके के पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बस हमने इस तरीके से फ्रेमिंग कर दी है कि कम पेजेस में सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब आइए यहाँ पे सेनेजोइक की बात करते हैं। अगर सेनेजोइक की बात करें तो सेनेजोइक में दो काल निकलते हैं, जो आपका टर्शरी और क्वाटरनरी होता है। अब जरा एक और बात समझ कि सेनेजोइक में जो आपका टर्शरी निकलता है, क्वाटरनरी, दो पीरियड्स होते हैं। टर्शरी के अंतर्गत आपको 5 पीरियड्स मिलते हैं, ठीक है। पेलियोशीन मिलते हैं, इयोशीन मिलता है, ओलिगोसीन मिलता है, मायोसीन मिलता है, प्लायोसीन मिलता है। और याद करो ये तीनों वो पीरियड हैं जिसमें आपका बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। मैंने क्या कहा था कि ये तीनों ही मुख्य रूप से किससे संबंधित है, टर्शरी काल से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे ये टर्शरी काल के अंतर्गत ही तो ये तीनों मिल रहे हैं आपको, जिसमें हिमालय का निर्माण हुआ। तो अगर आपका ये पार्ट वाइज ऑप्शन आता है कि ओलिगोसीन बृहद हिमालय, मायोसीन मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और प्लायोसीन शिवालिक हिमालय, अगर ये तीनों ऑप्शन ना मिले तो केवल टर्सरी पे भी आप लगा सकते हो।
और इसके बाद अगर आप देखोगे ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति तो क्रिटेशियस टर्सरी काल में हुआ, यानी कि यहाँ पे सेनेजोइक क्रिटेशियस जो भी है इसके कंपैरिजन में जो आपका ट्रांजिशन फेज है वहां पे निर्माण हुआ है। और बाकी अगर आपको मैं बताऊं कि क्वार्टरनरी में जो प्लिस्टोसिन और होलोसिन है, जिस समय हम होलोसिन के युग में जीवन जी रहे हैं। अब आगे चलते हैं। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 1100 मीटर है। अब औसत ऊंचाई का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पर्वत चोटियां पाई जाती है उनकी हाइट कितनी है। अगर मैं आपसे वृहद हिमालय की बात करूं तो आप कहोगे सर वृहद हिमालय की तो जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर है सर। और उसके बाद सेकंड नंबर पे K2 गार्डविन ऑस्टेन है जो पीओके वाले रीजन में आती है। थर्ड नंबर पे आपकी कंचनजंगा जो सिक्किम में आती है। तो ये हाइट है। इसी तरीके से शिवालिक में ऐसी बहुत विशेष ऊंचाई वाली चोटियां नहीं पाई जाती हैं, उनकी औसत ऊंचाई वही 1000, 1100, 1200, 800 इसी प्रकार की हाइट आपको देखने को मिल जाती है। अब आते हैं एक और प्रश्न आपका जो मैप पे बेस्ड होगा। अब यहाँ पर हम मैप बेस्ड अगर देखना चाहें तो देखो ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रश्न को आपको करना बहुत जरूरी होता है, ये ध्यान से देखना। देखो पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आप कहोगे सर इस तरीके का हिमालय तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो हिमालय पढ़ा है, शिवालिक पढ़ा है, ट्रांस हिमालय पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे रीजन के हिसाब से डिवाइड किया था नदियों को बेस बनाकर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि सिंधु नदी और सतलज नदी, देखो सिंधु नदी कुछ इस तरीके से आ रही होती है और सतलज नदी कुछ इस तरीके से आ रही होती है, तो इनके बीच का जो हिमालय होता है ना, इनको हम पंजाब हिमालय के नाम से डिनोट करते हैं। फिर इसी सतलज नदी के बाद से यहाँ से जो नेपाल के पास से जो काली नदी आ रही होती ना, इसके बीच के हिमालय को हम क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय, क्योंकि ये उत्तराखंड का रीजन होता है। फिर यहां से काली नदी से लेके ये जो तिस्ता नदी है यहाँ कहीं, ठीक है, तिस्ता नदी, ठीक है, इस एरिया के बीच के हिमालय को हम सामान्यतः क्या कह देते हैं? नेपाल हिमालय, क्योंकि इसका मुख्य विस्तार नेपाल में आता है। फिर तिस्ता नदी से लेके जो दिहांग नदी होती है यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी होती है, इसके बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं? असम हिमालय कहते हैं, क्योंकि इस रीजन में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो असम का होता है। तो 4 हिमालय हम लोगों ने देखे। कौन कौन से देखे? देखो यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये पंजाब हिमालय हो गया, ये कुमाऊं हिमालय हो गया, ये आपका नेपाल हिमालय हो गया, फिर ये आपका असम हिमालय हो गया। तो इस तरीके के 4 पार्ट में मैंने आपको हिमालय भी दिखाए। और यहां पर ये आपका एक छोटा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का एक प्रश्न है, इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि उत्तर पश्चिमी हिमालय में कौन सी श्रेणी मिलेगी? जास्कर श्रेणी मिल सकती है। ऑप्शन के तौर पे मिलान किया गया हुआ हिमाचल और यूके हिमालय, यानी उत्तराखंड के हिमालय और हिमाचल वाले रीजन में आपको शिवालिक पहाड़ी भी मिल जाएगी। दार्जिलिंग और सिक्किम वाले रीजन में आपको लेप्चा जनजाति देखने को मिलेगी। और अरुणाचल हिमालय में आपको नामचा बरवा देखने को मिलता है। नमचा बरवा या नामचा बरवा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये नामकरण के बेस पे प्रश्न है। अब यहाँ पर आखिरी हमारा जो पॉइंट रहेगा आज की क्लास का, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग क्या है 50 से 55 मिनट के बीच की हम ड्यूरेशन की क्लास रखेंगे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा बोरियत भी ना हो लॉन्ग क्लास की वजह से, और बहुत छोटी ना हो जिससे कि कंटेंट ही ना खत्म हो। तो कुछ ना कुछ अब देखो 2 क्लास में हम लोगों ने एवरेज जो है कि 7 पेजों को कंप्लीट कर लिया। यहाँ देख रहा है आपको 85 में से 7 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं 2 क्लास में केवल, ठीक है। तो जल्दी हम लोग 15-16 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिमी हिमालय को ही हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर किस नाम से पूछा गया? लद्दाख के नाम, जास्कर के नाम से। तो जो ऑप्शन होगा उसके हिसाब से हमें पिक करना होगा आंसर। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम हिमालय को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। और इस कश्मीर हिमालय में क्या क्या शामिल होता है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और पीर पंजाल श्रेणी सम्मिलित है। तो देखो कि ट्रांस हिमालय के पार्ट भी आ रहे हैं, और पीर पंजाल इसलिए क्योंकि ये लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर में मुख्य रूप से विस्तारित होती है, इसलिए इसको पीर पंजाल को भी शामिल किया गया। सामान्यतः जो है कि हिमालय की जो 3 श्रेणियां वो वृहद हिमालय हो गई, लघु हिमालय हो गई और शिवालिक हिमालय। देखो वृहद और शिवालिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो लघु हिमालय को लेकर होता है, क्योंकि इनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में हम धौलाधर श्रेणी भी कहते हैं, धौलाधर हिमालय भी कहते हैं, और उत्तराखंड में इसको नाग टिबा भी बोल देते हैं। पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणी मध्य या लघु हिमालय में स्थित है। भाई लघु हिमालय का नाम ही तो धौलाधर है, और पीर पंजाल तो मैंने ऑलरेडी पहले से आपको बताया कि कश्मीर के रीजन में मध्य हिमालय में ही शामिल होता है। इसलिए ये आपका पूरा चैप्टर अब आपका क्लियर हो गया। हालांकि अभी हम आगे और इस चैप्टर को डिपेंड करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे मैप के साथ अगली क्लास में। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी अगर आपको इस नोट्स की जानकारी चाहिए कि सर कहाँ से मिलेगा ये पीडीएफ, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं, मैसेज करके सारी इंक्वायरी वहां पर ले सकते हैं, प्रीलिम्स नोट्स के नाम से या फिर परिणाम सीरीज के नाम से, जो आपको मिल जाएगी वहां पे डिटेल। और हिंदी मीडियम में ही केवल अभी अवेलेबल है, इंग्लिश मीडियम में नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।